एक बार खाली लाइव क्लासेस जो देख रहा है ना, एक बार कोई ऑन करके देखेगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फिया साउंड आ रहा है क्या, प्लीज बताइए। साउंड आ रहा है क्या अयास, साउंड नहीं आ रहा है? बंद कर दो, बंद, वो इको होगा। ओके ठीक है सर। देखिए सर स्टार्ट करते हैं तो लोग न्यू चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नॉट व्हाट वी आर डूइंग, इनकम फ्रॉम सैलरी से हमारा बड़ा चैप्टर था, उसने कंप्लीट हो गया, प्रोविजन कर लिए, आपने ने बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब अपने लोग हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरह से सैलरी का देंगे, आप बनाओगे एग्जाम पे, वो आएगा जरूर, याद रखना। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा अपने को बनाना है विद प्रोविजन एंड विद हेड वगैरह पे, मैं उसको बनाऊंगा कभी, अगर हाउस प्रॉपर्टी पे अगर स्लो हो गया तो अपने लोग सैलरी का भी क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। बट मीनवाइल सैलरी चैप्टर हमारा प्रोविजन कंप्लीट हो गया, सम भी अपने लोगों ने सॉल्व किया, अब आपको बनाना है, बना के आंसर मैच हो नहीं हो, प्रोविजन क्लियर होना चाहिए। आंसर टैक्स का अलग आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक का सेम आया तो आपका भी सेम आएगा, अलग हो सकता है टैक्स में, तो आंसर का लेके कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग का एग्जाम में मल्टीपल आंसर दिया रहता है एग्जामिनर के पास में, तो उसका कोई इश्यूज नहीं है, और स्टेप मार्किंग है, तो आंसर को लेके टेंशन ले लेना सर। न्यू चैप्टर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हेडिंग पे लिखे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज मीन बाय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर? एनीवन, कौन बता सकता है? अपने लोग पढ़ चुके हैं रिमेंबर बेसिक में, है ना? अच्छा हमारा एग्रीकल्चर इनकम बच गया ना, ठीक है बाद में कराएंगे उसको। देखिए सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है ये, तो सर हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम था, अगर आपको याद होगा अपने लोग ने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा था, राइट? अपने लोग सर 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, 5 हेड्स ऑफ इनकम में अपने लोग, एक मिनट ये थोड़ा हिल गया, एक मिनट। ठीक है सर, तो सर आपको याद होगा कि हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम था, 5 हेड्स ऑफ इनकम में बेसिकली हमारा 5 हेड में से क्या क्या नाम था बताइए, हेड का नाम बताइए। तो हमारा पहला था सर सैलरी, सैलरी में बेसिकली क्या होता है बताइए, आपका सैलरी में जो इंप्लॉयर और इंप्लॉय से रिलेटेड है वो इनकम को कहां दिखाएंगे, सैलरी, क्लियर है? जो हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा दूसरा जो हमारा हेड्स ऑफ इनकम है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है बताएंगे। थर्ड में हमारा आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड है, प्रोफेशनल है आप, तो उससे जो आप इनकम कमाओगे वो कहां जाएगा, वो हेड में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड है हमारा कैपिटल गेन, क्या बताइए, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन इसमें आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब कोई भी शेयर्स हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, आप उसको खरीदे, खरीद लेने के बाद में उसका रेट बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं, तो उसको बेच देते हैं, क्या करते हैं आप, उसको बेच देते हैं। तो वो जो प्रॉफिट कमाया आपने, होता है ना कि बहुत सारा लोग, देखिए एक इंसान एक ही काम कर सकता है लेकिन उसको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी कमाना है, तो लोग कैसे कमाते हैं, 10 बिजनेस थोड़ी ना करता है,
बिजनेस एक ही करता है लेकिन उसे इतना रुपया कमा लेता है, उसके पास आइडियल मनी बच जाता है, अब उसको और पैसा कमाना है। तो पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट करके। क्या करके? लोग क्या करता है, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर देता है, शेयर्स खरीद लेता है, कोई पेंटिंग खरीद लेता है, क्रिप्टो खरीद लेता है। क्रिप्टो इज नाउ अ कैपिटल एसेट। क्रिप्टो क्या है? कैपिटल एसेट्स है। तो उसको अगर बेचेंगे, बेच के जो मेरा प्रॉफिट आएगा तो वो इनकम कहां दिखाएंगे? कैपिटल गेन के हेड में दिखाएंगे। और ये प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेबल होता है। किसके ऊपर? प्रॉफिट मतलब अगर 10 लाख का प्रॉपर्टी खरीदना, मैंने उसको 15 में बेच दिया या 12 में बेच दिया, तो टैक्स 15 पे नहीं निकलेगा, 5 में निकलेगा, जितना मेरा प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आप 15 पे निकाल दोगे तब तो बेटा हो ही गया, 30% है फ्लैट। नेक्स्ट में सर अदर्स। अदर्स का मतलब हो गया जो इनकम किसी में नहीं जाएगा वो किस में जाएगा? अदर्स। जो इनकम किसी में नहीं जाएगा किस में जाएगा? अदर्स। इसका मतलब पूरा इनकम क्या हो गया? टैक्सेबल। समझ रहे हैं? नाउ हाउस प्रॉपर्टी में क्या कौन सा इनकम जाता है? तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम का चार्जेबिलिटी के लिए यहां पर 3 बातें हैं, 3 कंडीशन है। क्या है सर? 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है? नंबर वन कंडीशन क्या है सर? देयर मस्ट बी बिल्डिंग। देयर मस्ट बी बिल्डिंग। सबसे पहला जो कंडीशन है, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है। देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। नाउ बिल्डिंग का मतलब इंग्लिश का बिल्डिंग नहीं हो गया। बिल्डिंग का मतलब सिर्फ बिल्डिंग, वो इंग्लिश वाला लैंग्वेज का बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग डिफाइन किया, इनकम टैक्स अलग। बिल्डिंग का मतलब यहां पर फ्लैट, आपका कमर्शियल प्लेसेस, ऑफिस, आपका गोडाउन, आपका शोरूम, आपका गैराज, आपका फार्म हाउस, आपका शेड वाला जो एरिया रहता है ना, शेड शेड कर देते हैं अपने लोग, खड़ा कर देते हैं, टेम्पोररी बिल्डिंग। समझ रहे हैं? मतलब इन शॉर्ट में सब कुछ, सिर्फ लैंड नहीं, सिर्फ लैंड है, वेकेंट लैंड है, वो मेरा बिल्डिंग में कवर नहीं होता। सिर्फ लैंड रहेगा, वो बिल्डिंग में कवर नहीं होता। आप लैंड को घेर दिए, वॉल खड़ा कर दिए, घेर दिए, वो बिल्डिंग हो गया, वो बिल्डिंग हो गया। एग्जैक्टली हाँ, उसमें भी आते हैं। ये हो गया। अब लैंड देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग का मतलब हो गया सिर्फ बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी के साथ में जो मेरा लैंड अटैच है, जो मेरा लैंड अटैच है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। टेक एग्जांपल, आप किसी का फार्म हाउस वगैरह देखे होंगे, तो ये मेरा फार्म हाउस में आ गया है, ये मेरा रास्ता आ गया यहां से। ठीक है? यहां पर इसका घर बना हुआ है, ये बेटा गार्डन वगैरह यहाँ पर बना के रखा है, यहाँ पर पीछे में स्विमिंग पूल वगैरह बना दिया, यहाँ पे पेड़ पेड़ है, यहाँ पर खुद का खेत फेत लगा के रखा है। समझ रहे हैं? जो भी है, अब गाय नहीं बना सकते, समझ रहे हैं? तो सर जितना भी चीज है, तो यहां पर बिल्डिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ, बिल्डिंग का मतलब हो गया अटैच ऑल द लैंड देयर टू। जितना भी लैंड उसके साथ अटैच है, जो कंस्टिट्यूट करता है एक कंप्लीट प्रॉपर्टी को, ये टोटल अपने लोग बिल्डिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली द प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स ऑल द लैंड अटैच्ड टू सच प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग। क्लियर है? सिर्फ लैंड है, कुछ किया हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग जमीन करता है ना, कुछ करता नहीं है, खाली शेड करके रख दिया, होता है ना, वॉल खड़ा कर दिया, तो उसको अपने लोग लैंड ही बोलते हैं। एरिया बॉर्डरिंग खींच रहे हैं, राइट? इसमें भी केस हुआ था कि भैया वो खड़ा कर दिया तो उसको बिल्डिंग बोलेंगे क्या? नहीं, आप शेड कर रहे हैं अपना प्रॉपर्टी को लोकेट करने के लिए, बॉर्डर शेडिंग कर रहे हैं, वो बिल्डिंग नहीं हुआ। आप एक फ्लोर चढ़ा दिए या उसमें कोई एक जरा सा एक कुछ बिल्ड कर दिए, तो वो फिर प्रॉपर्टी हो जाएगा, वो बिल्डिंग में आ जाएगा। क्लियर है? तो पहला कंडीशन होना चाहिए देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। क्लियर है? दूसरा कंडीशन होगा एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। क्या बताइए? एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। एसएससी मस्ट बी दी ओनर होना चाहिए। एसएससी मतलब जो बंदा टैक्स दे रहा है उस प्रॉपर्टी का वही ओनर होना चाहिए, है ना? टेक इट एग्जांपल। सर नहीं समझ में, अच्छे से बताइए।
मान लीजिए सर ये मेरा ए है, इसने बी को लेट आउट में दिया, ठीक है। बी इसका कौन है सर? बी इसका दोस्त है, ठीक है। बी इसका फ्रेंड है सर, इसका पास प्रॉपर्टी बहुत सारा था, खाली पड़ा हुआ था, इसको रहने की जरूरत थी। ये बड़ा बंदा क्या कर दिया, 25,000 का प्रॉपर्टी को उसको 10,000 का रेंट में दे दिया। कितना पे रेंट में दे दिया? तो ये बंदा इसको रेंट का पेमेंट करेगा, ये बंदा इसको रेंट का पेमेंट करेगा, कितना देगा? 10,000 रुपए पर मंथ करके इसका इनकम आएगा, इंटू 12 कितना हो गया? ये इसका इनकम है, ये कहां पे हो शो करेगा? कौन शो करेगा, बी या ए? ए का इनकम है तो ए अपना कहां शो करेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? बी क्या कर रहा है, अब दोस्त था तो बी क्या कर रहा है, बी इसी प्रॉपर्टी को किसी और को लेट कर दिया, जिसको अपने लोग बोलते हैं सब लेटिंग। क्या बोलते हैं? ये हो गया लेट आउट, इसको क्या बोलते हैं? लेट आउट। और ये क्या हो गया? ये हो गया सब लेट आउट। क्या हो गया सर? सब लेट आउट। भाड़े पे भाड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है सब लेटिंग। अब ये भाड़े पे अगला को दे दिया 25,000 पर मंथ। कितना दे दिया? 25,000 पर मंथ में सी को दे दिया। बी का फायदा कितना हो रहा? बी का फायदा कितना हो रहा? बी का फायदा 25,000 आ रहा है और 10,000 जा रहा है। 20,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,80,000 रुपया एक साल का बी कमा रहा है बिना उसका प्रॉपर्टी का। सिर्फ क्या है? दोस्ती, दिमाग, रिलेशनशिप। अब बोलिएगा सर ये तो बेवकूफ बन गया, ये तो बोल सकता है कि भाई ते भाड़े पे खटा रहा है। बी थोड़ी ना बोलने जाएगा भाड़े पे दिया, अरे मेरा रिश्तेदार है, रह रहे, खत्म। बहुत ऑप्शन, समझ रहे? तो दोस्ती में, रिलेशनशिप में खिलवाड़ जमाना कदीम से शुरू से चल रहा है। क्लियर हो गया? अब हमको बताइए, ये भी तो 1,80,000 रुपया बी का इनकम है, ये भी तो इनकम है। ये कौन कमा रहा है? बी कमा रहा है। ये भी तो, ये कहां से कमा रहा है? प्रॉपर्टी को ही रेंट में देके कमा रहा है, प्रॉपर्टी को ही रेंट में देके कमा रहा। तो फर्स्ट वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई है, बिल्डिंग में भैया बिल्डिंग का रेंट आना चाहिए, तो ये तो हो गया। लेकिन बी ओनर है क्या? बी ओनर है क्या? एक्चुअल ओनर बी है क्या? एक्चुअल ओनर बी नहीं है, बी तो सब लेटिंग दे रहा है। तो ये जो इनकम बी के हैंड में टैक्सेबल होगा, ये जो इनकम बी के हैंड में टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। ये कहां पे होगा सर? बिकॉज एसएससी क्या लिखा था हमारा सेकंड कंडीशन, एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या बी ओनर है? लेकिन बी पैसा कमा रहा है उस प्रॉपर्टी से, तो भैया टैक्स तो देगा, टैक्स नहीं छोड़ेगा गवर्नमेंट, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं देके कहां देंगे? अदर सोर्सेस में। कहां देंगे सर? अदर सोर्सेस। क्लियर हो गया? सेकंड कंडीशन क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? थर्ड कंडीशन में क्या होता है? दी प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस। क्या बताइए? दी प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन पर्पस बाय होम? बाय ओनर। कौन बताइए? ओनर। क्योंकि रेंटल इनकम फिर नहीं हुआ, ये समझे? अगर आप देखें मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रॉपर्टी एक बंदा का है, खासतौर से बंगाली बाबू। अब लोग बेटा डॉक्टर बन गया है ना, अब उसको चेम्बर खोलना है, तो क्या करता है, पूरा बिल्डिंग उसका है ना सर, ग्राउंड फ्लोर में क्या करता है, चेम्बर खोल देता है। देखे कि नहीं देखे? आम है, बंगाल में ये आम है। जितना भी बंगाली है, मोस्ट ऑफ द बंगाली का खुद का अपना घर होता है सर। हम लोग बाहर का है, वो लोग यहाँ का है ना। हम लोग के पास घर नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों के पास, जितना भी आप बंगाली देखो, ऑलमोस्ट एवरीवन, सबके पास अपना खुद का घर होता है। क्यों? भैया यहीं का है, सबसे पहले तो ये लोग ही रहा है, तो खुद का घर नहीं होगा। तो खुद का सर सबका प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 4 फ्लोर है, तो पहला वाला फ्लोर को क्या कर दिया सर, चेम्बर पे लगा दिया। एक फ्लोर पे खुद रह रहा है,
सेल्फ ऑक्युपाइड। दूसरा फ्लोर में उसका बच्चा लोग भी रह रहा है, सेल्फ ऑक्युपाइड। और ऊपर वाला फ्लोर बेटा क्या कर दिया, इसको भाड़े पे लगा दिया। सीखेंगे अपने लोग यहाँ पे, इसको भाड़े पे लगा दिया। तो हमको बताइए सेल्फ ऑक्युपाइड भी अपने लोग करेंगे, ये तीनों प्रॉपर्टी किसका है? सब उसी का है, लेकिन ये तो बिजनेस पर्पज के लिए हो रहा है। ये जो पोर्शन है ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। इसका जो भी इनकम वगैरह खर्चा वगैरह आ रहा है उसको अपने लोग बिजनेस में टैक्सेबल करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इससे जो इनकम कमा रहे हैं, जो ऊपर वाला से जो इनकम कमा रहा है, लेट आउट कमा रहा है, ये मेरा कहां पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। चीज क्लियर हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड खुद रह रहा है सर, रेंट पे नहीं रह रहे अपने लोग, खुद रह रहे हैं, तो क्या सरकार को टैक्स देंगे? पढ़ेंगे अपने लोग। सेल्फ ऑक्युपाइड रहता है तो हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होता है? नील होता है, टैक्स उसमें नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन याद रखना है। तो सबसे पहले आइए मार्क करिए, पढ़ते हैं अपने लोग इसको। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 22। आप सेक्शन यहां पर लिख लो, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 27 में खत्म होता है। सेक्शन 22 टू 27, 28 से फिर बिजनेस चालू होता है। अगर आप पूरा हायरार्की देखोगे ना तो हमारा सेक्शन वाइज का ही चैप्टर है। पहला सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन होता है, इनकम एग्जेम्प्टेड। सेक्शन 6 था किसका? सेक्शन 6(1) वो था आपका इसका रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 10 था एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्रीकल्चर का 10(1) है। सैलरी स्टार्ट हो गया हमारा 12 से, 15 से शायद स्टार्ट हुआ, 17 तक हमारा सैलरी है। फिर सेक्शन 22 टू 27 क्या है हमारा? हाउस प्रॉपर्टी। 28 से फिर पीजीपी स्टार्ट होगा। इस तरह से सेक्शन चल। क्या लिखा पढ़िए? एनी इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी if the following three conditions are satisfied. Number one, there must be a building. There must be a building. दूसरा, assessee must be the owner of the property. And the third is that the property should not be used for business benefit. किसका? By the landlord. वहां लिखे by the landlord, owner, assessee. By the landlord, owner, assessee. By the landlord, owner, assessee. तीनों सेम है ना सर? तीनों क्या है? सेम है। यहाँ ओनर भी कौन होना चाहिए? एसएससी। एसएससी मतलब जो टैक्स पेमेंट करता है, और लैंडलॉर्ड भी कौन होगा? जिसका प्रॉपर्टी है। तो तीनों एक ही जन के बारे में बात हो रहा है। लेकिन अब मान लीजिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी सर ये अपना टेनेंट को दे दिया। टेनेंट मतलब भाड़े वाला, उसको दे दिया, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है और अगला को 10,000 रुपया महीना दे रहा है। तो हमको बताइए क्या ये प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस बोलेंगे? अरे भाई साहब, बिजनेस पर्पस किसका? एसएससी का, लैंडलॉर्ड का। अब हम किसको भाड़े पे दिए हैं? अब वो अपना जो भी करे भाड़े पे भाई साहब, वो बिजनेस करे, वहां चरस गांजा का धंधा करे, कुछ भी करे नहीं करे, वो तो नहीं करने देंगे। दिमाग खराब है। केस किसके ऊपर होता है? लैंडलॉर्ड के ऊपर होता है ना। एग्रीमेंट पेपर बनता है, देखिए वहां लिखा रहता है कि दिस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर एनी हैजर्डस इलीगल एक्टिविटीज और सच काइंड ऑफ। वो भी ये है, उल्टा उसके ऊपर केस हो जाते हैं। तो सारा एग्रीमेंट पेपर बना के करना है। आप ऐसे मुंह से दे दिए और मुंह से रह रहा है और मुंह में बहुत कुछ कर लिया, तो जिम्मेदार आपका मुंह होगा और साथ में जो मुंह है टूट जाएगा। तो सर ऑलवेज पेपर में करिएगा। आप पेपर में उसे साइन करा ले कि भैया देखिए प्रॉपर्टी में यूज नहीं करेगा। अब वो अगर यूज किया तो लायबल कौन है? अगला है। अब बताइए वो बिजनेस करे, कुछ भी करे नहीं करे, मेरे लिए क्या है सर? मेरे लिए क्या है? वो तो मेरे लिए रेंटल हुआ। समझ में आ रहा है ना? मेरे लिए पर्पस क्या है? रेंटल इनकम है, तो मेरा क्या होगा सर? टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। सिंपल माइंड में रखिएगा, रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी के अलावा और भी तो बहुत सारा चीज रेंट पे होता है। आज के टाइम में रेंट में क्या चीज नहीं मिलता है? क्या चीज भाड़े पे नहीं मिलता है? भाड़ा पे बाप भी मिलता है बॉस, बाप भी मिलता है भाड़े पे। समझिए, कोई अगर स्कूल में अगर उठाई गिरा बच्चा रहा होगा और बड़ा ही बदमाश बच्चा रहेगा, तो उसको पता है हम क्या बात कर रहे हैं। उसको पता है कि बाप बनाना कैसा है, कर लेगा वो। तो सर किस में लिया? वो भाड़े पे लिया।
जिसको बोलते हैं हम लोग भाड़े का बाप, एक दिन गली। समझे? मेरे स्कूल में किया था एक बंदा, बहुत उठाई गिरा था। उसका पेरेंट कॉल हो गया, उसका बाप उससे भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली अपना बाप को तो नहीं लाएगा वो। ऑब्वियसली उठाई गिरा नहीं है, मतलब भी अपना टाइम में है, वो आएगा तो पहले ही मारेगा अपना बेटा को, कोडिंग में टीचर को भी मार तो उसका लड़का को पता था कि भाई साहब मेरा तो लग गया, अब करे तो करे क्या। अब बाप लाया भाड़े पे, रिक्शा वाला ऑटो वाला किसी को भी लाया, बाप बना के लाया, सूट बूट पहना उना के लाया चाचा को। चाचा बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते टीचर उनको कुछ बोला, आपका लड़का ऐसा है, उठा गिरा है, ये वो है, मोबाइल लेके आता है, चलाता है। हमारे टाइम में मोबाइल लेकर आता था तो बहुत बड़ी बात थी, समझ रहे हैं? प्लस अड्डा मारता है, ये करता है, हंसी मजाक करता है, समझ रहे हैं? बहुत था वो। उसका बाप को गुस्सा आया, अब वो एकदम रोल में वो चढ़ गया, वो एकदम फील जा गया, वो पकड़ के जो मारा गाल लाल उल गए। समझे? तो यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि बाप बनाइए, एग्रीमेंट करके लाइए, भैया ते मारेगा नहीं हम, खत्म। तो सर यहाँ पे बोलने का ये मतलब है, रेंट में तो बहुत कुछ मिलता है सर, फर्नीचर भी रेंट पे मिलता है ना? शादी का जोड़ा रेंट में मिलता है, शेरवानी भी मिलता है बॉस। 20,000 का सिनवारी कौन लेगा भाई? 3-4 हजार में काम हो जाएगा अपना, वो भी तो एक दिन पहनेगा, थोड़ी ना दे 2 बार शादी करेगा। एक तो रखो इसको, संभाल के रखो, 2 साल बाद काम आएगा। तो अगला का भी शादी का जोड़ा है, ये भी देख लेना भाई, समझ रहे? तो आप जैसे रहिएगा, अगला से वैसे एक्सपेक्ट रखिएगा। तो सर बोलने का ये बात है कि सिर्फ रेंट फ्रॉम बिल्डिंग का जो मेरा इनकम है वो मेरा टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी पे। अदर देन रेंट फ्रॉम फर्नीचर है, रेंट फ्रॉम एसी है, रेंट फ्रॉम एनी अदर एक्टिविटी है, बहुत सारा होता है ना कि बॉक्स वगैरह भाड़े पे मिलता है, बहुत सारा चीज उसको आपको रेंट में मिलता है, राइट? तो अदर देन किसी और चीज के लिए अगर अपने लोग रेंटल इनकम ले रहे हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहाँ होगा? अदर सोर्सेज। कहाँ पर होगा? अदर सोर्सेज। याद रहेगा? तो ये बात यहां पर बता रहा है। दूसरा क्या लिखा सर? रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। However, where the rental income is earned from land and furniture fixture, it would be chargeable under the head other sources. दूसरा में क्या बोला है पढ़िए, दूसरा में क्या लिखा है सर? Where SSE is the owner of the company, then rental income would be charged under the house. Where the SSE is not owner, then he is engaged in subletting. कौन सा letting? Subletting. Then the rental income would be charged under the head other sources. क्लियर है? चीज क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ऑनलाइन वाले कोई प्रॉब्लम है तो बताइए सर, पूछिएगा। वहां पर देखिएगा एक हैंड रेस का ऑप्शन है, नहीं समझ में आएगा तो हैंड रेस करके आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट में देखिए, इन केस द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर बिजनेस बेनिफिट, देन द इनकम वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है? और अपने लोग मेथड यहां पर कौन सा फॉलो करते हैं? मेथड यहां पर फॉलो करते हैं सर एक्चुअल बेसिस में। मेथड ऑफ फॉलोड इज एक्चुअल बेसिस, ठीक है? अब द टर्म हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट मीन ओनली हाउस, इट इंक्लूड्स ऑल द कमर्शियल बिल्डिंग। सॉरी, देखिए सर नेक्स्ट में नंबर 6 ओनरशिप में है भाई। ओनरशिप का मतलब क्या होता है बताइए? ओनरशिप जिसका प्रॉपर्टी उसका नाम पे है। अब यहां पर ओनरशिप का मीनिंग आपको समझना है कि ओनरशिप का मीनिंग पे और क्या क्या आ सकता है। अभी ना लोग बहुत ही स्मार्ट हो गए, ठीक है? क्या करते हैं लोग, समझिए, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरे नाम पे है, मैंने खरीदा लेकिन बेटा पता है कि अगर हम लेंगे तो मेरा टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर हम किसी और का नाम में अगर हम कर देंगे और वहां से अगर 50,000 रुपए का भी महीना आता है, 50,000 रुपए का भी महीना आता है, तब भी मेरा नेट इनकम क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। सोचो कैसे? 12 पंजे 6 लाख, 6 लाख का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अपने लोगों को, पढ़ेंगे। कम हो गया, 5 लाख का नीचे आ गया, 5 लाख का नीचे जैसे आया क्या होगा? इनकम नील। तो मेरा 50,000 रुपया मेरा व्हाइट इनकम क्रिएट हो जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी है, हम खुद रखेंगे तो मेरा इनकम ज्यादा है, मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया,
ये जो प्रॉपर्टी था ये मैंने अपने मदर के नाम में कर दिया। किसके नाम में कर दिया? या ये वाला प्रॉपर्टी मैंने अपने फ्रेंड के नाम में कर दिया। लेकिन फ्रेंड फ्रेंड है, दोस्त दोस्त होता है बेटा, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्रॉपर्टी गया आपका। मैं क्या कर दिया सर, मैं स्मार्ट बनता हूं, ये होम तो मैंने इसके नाम में किया है, लेकिन इससे लीगल डॉक्यूमेंट सेम डे पे साइन कर लिया। और इसका एक वर्ड है पावर ऑफ अटॉर्नी, क्या बताइए? पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अपने नाम में करा लिया। किसके नाम में? अपने नाम में करा लिया। और इसका जितना भी राइट्स है सब इंजॉय कौन कर रहा हूं? हम कर रहे हैं। सब कौन कर रहा है? मतलब रेंट का जो भी पैसा है वो कलेक्ट कौन करेगा? हम करेंगे। इसका जो भी रहने वगैरह का डीजन वगैरह लेना है वो सब कौन लेगा? हम लेंगे। ये बंदा सिर्फ ऑन पेपर ओनर है। क्या है ये? ऑन पेपर ओनर कौन है? ये है। रेंट इसका अकाउंट में नहीं लेके रेंट क्या ले रहे हैं? अपना अकाउंट में ले रहे हैं, बिकॉज लीगल क्या है, राइट्स मेरा है, लेकिन ओनर किसका दिखाया हुआ है? इसका दिखाया हुआ है। तो पूरा इनकम टैक्सेबल दिखा रहा है इस केस में, नील कर दे रहा है, और लेकिन पैसा रिसीव कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो अल्टीमेट सर इंजॉय कौन किया बताइए? अल्टीमेट मेरा इंजॉय कौन कर रहा है? इंजॉय हम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बताइए बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? हम हुआ। बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? हम हुआ। तो यहां पर एक्चुअल ओनर तो वो है, बट मेरे को डीम ओनर बोल के ये प्रॉपर्टी मेरा इसमें टैक्सेबल कर देगा। क्या कर देगा? प्रॉपर्टी क्या करे बताइए? डीम ओनर बोलकर ये प्रॉपर्टी मेरे इसमें टैक्सेबल कर देगा। समझ में आया? यहां एक एडवाइस भी है। क्या है कि इसीलिए दोस्त के नाम में नहीं करते हैं अपने लोग, क्या करते हैं कोई रिलेटिव के नाम में कर देते हैं। किसके नाम में? रिलेटिव जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। सपोज मैंने अपने मदर के नाम में कर दिया, और ये बजाता 50,000 रुपया मैं अपनी मम्मी का अकाउंट में डाल देता हूँ हर महीना। मतलब जो मेरे पास पैसा नहीं आने वाला था वो मैं अपनी मम्मी के इसमें ट्रांसफर कर देना। समझे? ये प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद के अपनी मम्मी के नाम में रजिस्ट्री करवा दिया। तो ओनर कौन हो गए? मम्मी हो गए, या वाइफ हो गई, वाइफ के नाम में करा दिया। ले बहन, ते खुश रहे, सॉरी, ले तो खुश रहे, है ना? बहन बोले तो हो गया, वही मार खाएंगे सर। उसको अपने लोग दे दी। अब पूरा जो भी पैसा है उसके अकाउंट में आ गया। पैसा भी किसके अकाउंट में आ रहा है? उसके अकाउंट में आ रहा है। अरे उसके पास है, मेरे पास है, बात तो बराबर नहीं? बात बराबर नहीं है का? वाइफ अकाउंट में पैसा लेगा प्रॉब्लम है? नहीं, वहां खराब है। देख ये सब चीज दिमाग में रखने का बाबू, जबान में कभी नहीं लाने का। कुछ कुछ चीज है यहाँ रखने का, यहाँ लाने का। समझ गए? तो मान लीजिए सर 50,000 रुपया करके प्रॉपर्टी उसका बैंक में घुस रहा है। अब यहां पे बताइए, क्या यहां पे मेरे पास डीम ओनर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज अल्टीमेट इंजॉय हम नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इनडायरेक्टली में इंजॉय हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली इंजॉय नहीं कर। डायरेक्टली इंजॉय कर रहा है जो पर्सन है वही इंजॉय कर रहा है। तो ये कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। कुछ कर पाएगा क्या टैक्सेशन? नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? इसीलिए लोग क्या करता होगा, देखे होंगे बड़े बड़े लोग प्रॉपर्टी जो है अपना रिलेटिव के नाम पे खरीदते हैं, और उसका रेंटल इनकम भी अपना रिलेटिव के नाम में डालते हैं। रीजन क्या रहता है? रीजन बिकॉज ऑफ दिस, टैक्सेशन बेनिफिट एंजॉय करने के लिए। क्लियर है? प्लस एक और बेनिफिट है, उनका नाम पे हर साल 6 लाख रुपए का एक वाइट इनकम जनरेट हो रहा है। नहीं समझे? हर साल 6 लाख रुपए का एक वाइट इनकम जनरेट हो रहा है। व्हाइट इनकम मतलब समझ रहे हैं? 10 साल में 60 लाख रुपया उनका प्रॉपर्टी हो गया। एक वर्थ है ना सर। गवर्नमेंट का नजर में वर्थ आप नहीं है सर, आपका पैसा है। आपका पैसा कैसे पता चलेगा? इनकम टैक्स में आपका पीएल बैलेंस शीट बनता है, उससे आपका वर्थ पता चलता है। क्लियर है? तो ये सारा मोडस ऑपरेंडी लोग करता है आज के टाइम पे। तो अपने लोग को ये डीम ओनर का कॉन्सेप्ट है सर। तो यहां पे पढ़िएगा, ओनरशिप का दो डेफिनेशन है। एक तो हो गया इनकम इन द हैंड ऑफ ओनर और डीम ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर दिस हेड। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन डीम ओनर टैक्सेबल हो जाएगा सर। ओनर का मतलब क्या है? जिसके नाम में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किया हुआ और जो इंजॉय करता है राइट ऑफ द ओनर।
डीम ओनर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है सर। अंडर सेक्शन 27 में फॉलोइंग आर द पर्सन आर ट्रीटेड एज डीम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये सारा पर्सन को डीम ओनर कंसिडर करेंगे अपने लोग। डीम ओनर मतलब समझ गए ना, नाम किसी और का लेकिन मजा कौन ले रहा है, वही ले रहा है। तो भैया आप ही ओनर ले रहे हैं। चार्ज में ले लो ना बाबू, 11 उसका पासवर्ड है। पढ़ो क्या लिखा है। वेयर एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर हाउस स्पाउस नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या लिख रहा है, इंडिविजुअल ट्रांसफर किया हाउस प्रॉपर्टी, किसको ट्रांसफर कर दिया, अपना स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, या माइनर चाइल्ड को आपका ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, देन ट्रांसफरर शैल बी द डीम ओनर। तो ट्रांसफरर को क्या मान लेते हैं, डीम ओनर मान लेते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब अमाउंट जो क्रेडिट है ना आप अपना अकाउंट में लेते हैं। कब लेते हैं, अमाउंट जब पैसा जो रेंट का पैसा है वो आप अपना अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली तब क्या है सर, ओनर कौन हो गए, आप हो गए, क्योंकि अल्टीमेट इंजॉय कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो डीम ओनर मान लिया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से ही प्रॉपर्टी उसके नाम में, रेंट एग्रीमेंट उसके नाम से किया हुआ है, रेंट का पैसा भी उसके अकाउंट में आ रहा है, तो भैया कौन है ओनर, वही है। तो आपको डीम ओनर कंसिडर्ड नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी आपके नाम में या उसके नाम में है, रेंट का अल्टीमेट जो इनकम है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो दिक्कत है ना सर। आप लोग दूसरे क्या करते हैं कि सर प्रॉपर्टी उसके नाम में आ गया, घर का खर्चा देना ही है, करो उससे, ज्यादा पैसा हो गया तो कैश विड्रॉ करके निकाल लिया अपने पास में, बहुत उपाय। नेक्स्ट में ये फिर क्या लिखा दूसरे नंबर पे, अच्छा यहां पर माइनर चाइल्ड इंक्लूड, या मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है सर। ट्रांसफरी मस्ट बी स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड डॉटर। मैरिड डॉटर के नाम में ट्रांसफर करते हैं तो डीम ओनर वही रहती है, क्योंकि मैरिड डॉटर का मतलब किसी और का घर का वो पार्ट बन गया, राइट। तो दोनों जगह एंजॉय नहीं मिलेगा, एक जगह मिलेगा। अरे भाई मैरिड डॉटर शादी करके किसी और के घर पे गए तो वो रिलेटिव किसका हो गए, किसी और का घर का रिलेटिव बन गया, राइट, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ वगैरह, राइट। तो अब वो मेरे घर का ओनरशिप में रिलेटिव में कवर नहीं होगी, वो अदर का रिलेटिव में कवर होगी। तो मैरिड डॉटर का अगर हम नाम में हम कुछ करते हैं तो इसका मतलब उसका ओनर अब हम नहीं, ओनर कौन है, मैरिड डॉटर, और उसके बाद उसका हस्बैंड, उसका बच्चा, समझ गए, तो चला जाएगा प्रॉपर्टी। क्या लिखा फिर नेक्स्ट में पढ़िए, दी होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एसेट्स, इम्पार्टिबल स्टेट क्या है, which is not legally divisible is treated as deemed owner of the house property. Impartible estate क्या होता है, SSE has a succeeded property by grant or convenient. इसका मतलब सर आप यहां पर लिखिए इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अभी तक आपके नाम में चढ़ा नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी में इंजॉय आप ही करते हैं। ऐसा पापा का है, बहुत सारा लोग कैसा है सर, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री, रजिस्ट्री मतलब कहां होता है, केएमसी में, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, वहां देखेंगे ओनर का नाम लिखा रहता है। तो ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पे ओनर आपका दादा है, कोई और है, उनका डेथ हो गया, नहीं समझे, और वो प्रॉपर्टी में इंजॉय आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इंजॉय आप कर रहे हैं, तो डीम ओनर किसको माना जाएगा, आपको माना जाएगा, भले ही एक्चुअल ओनर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, डीम ओनर कौन है, आप हैं। अब वो प्रॉपर्टी आप रेंट में देके कमा रहे, तो टैक्सेबिलिटी क्या बोलेगा, जाइए दादा से लीजिए, ले सकते हैं तो लेके दिखाइए, है हिम्मत, तो उसका बाप ही नहीं निकाल पाएगा, भैया मर गया अगला आदमी, अब उससे आप टैक्स कैसे कलेक्ट करिएगा, उसके लिए तो आपको भी जाना होगा, और वहां जाइएगा तो फिर टैक्स कैसे लगेगा, तो इम्पॉसिबल वाला बात है, चीज समझ रहे हैं, वही चीज है। तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या खेला खेल दिया, भैया आप इंजॉय कर रहे हो, डीम ओनर आपको मान लेंगे, आपको टैक्स देना होगा। थर्ड में क्या है सर, मेंबर ऑफ द कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर पर्सन बीवाई, जिनके हाथ में अगर प्रॉपर्टी रहता है तो वो अपने लोग किसको मानते हैं, उस मेंबर को मान लेते हैं। ऐसा बहुत सारा कंपनी के नाम में ये प्रॉपर्टी रहता है, तो कंपनी के नाम में प्रॉपर्टी, तो ओनर कौन है, कंपनी है। बहुत सारा आर्टिफिशियल एसोसिएशन मतलब सर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, एओपी हो गया, बीवाई हो गया, एनजीओ वगैरह हो गया। तो एनजीओ क्या करता है, अपना नाम में प्रॉपर्टी खरीदता है, राइट। तो यहां पर क्या होगा सर, वही नाम में जो खरीदा है वही बंदा क्या होगा, जो मेरा कंपनी है वही क्या रहेगा सर बताइए, डीम ओनर बन जाएगा, उसको भी फाइल करना पड़ेगा।
दूसरा क्या है सर, अ पर्सन इज हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजीशंस ऑफ एनी बिल्डिंग इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या कर दिया सर, कोई ऐसा आपने एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट करके इंजॉय करने का बेनिफिट उसको दे दिया, इंजॉय करने का बेनिफिट उसको दे दिया। टेक एग्जाम्पल कि मैं, मेरे पास पैसा है, मेरा एक एम्प्लॉय है, बहुत मानता हूं, 20 से 25 साल तक मेरे पास काम किया है, तो ऑब्वियसली 25 ईयर्स 30 ईयर्स इज अ बिग डे, इज अ बिग डे ऑफ लाइफ, तो अपना पूरा आधा जिंदगी वो आपके पास दिया। अब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन कॉन्टैक्ट में पड़े अपने लोग, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन से आप एक प्रॉपर्टी उसका नाम में कर दी, समझ गए? उसका नाम में नहीं किया आपने, प्रॉपर्टी अपने ही नाम में, लेकिन उसको दे दिए कि भैया तेरा हो। बात समझ रहे हैं? अगर सिर्फ आपने सिर्फ एग्रीमेंट करके ऐसे छोड़ दिया कि भैया तुम रहो, तो यहां पे अल्टीमेट एंजॉय कौन कर रहा है? आप ही है। ओनर कौन है? आप ही है। तो डीम ओनर किसको मानेंगे? आपको ही मानेंगे। लेकिन आप एक एग्रीमेंट कर लिए, एग्रीमेंट क्या कर लिए कि भैया ये प्रॉपर्टी तेरे नाम में है, कल को कुछ भी हुआ नहीं हुआ, तुम जॉब छोड़ दे नहीं छोड़ दे, हम ये घर से तुमको नहीं निकाल सकता। तो ओनरशिप किसके नाम में हो गया? अगला के नाम में हो गया। ट्रांसफर किसके नाम में हो गया? अगला के नाम में हो गया। तब मेरा इसमें टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारा खेला, आप खेला समझोगे भैया, अल्टीमेट एंजॉय मेरे इसमें है नहीं है, प्रॉपर्टी मेरे कंट्रोल में है नहीं। अगर प्रॉपर्टी मेरे कंट्रोल में, अल्टीमेट एंजॉय हम कर रहे हैं, तो आई एम द डीम ओनर। मेरा कंट्रोल नहीं है प्रॉपर्टी पे, एंजॉय कोई और कर रहा है, तो आई एम नॉट द ओनर। सिंपल सा बात है। क्लियर है? तो उतना टेक्निकल लैंग्वेज भी नहीं जाके यही चीज को समझते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ना रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं 11 महीना का। देखा आपने? 3 साल के लिए भी लेना रहा तो आपको 11 महीना करके 3 पार्ट में करता है। रीजन कभी सोचे क्यों भाई साहब ऐसा? मतलब मेरे को 3 साल चाहिए, 3 साल दे एक बार। यहाँ पे उसका रीजन है, क्या लिखा पढ़िए, अ पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडिंग एनी राइट बाय वे ऑफ लीज टर्म, लीज टर्म का क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग एनी राइट बाय वे ऑफ लीज टर्म फ्रॉम मंथ टू मंथ और फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मिला? तो रीजन क्या होता है कि अगर आप किसी से एग्रीमेंट 12 महीना से 11 महीना से ज्यादा का कर लिए, दैट इज 1 ईयर से ज्यादा का कर लिए, 12 महीना का, उस प्रॉपर्टी पे उस टेनेंसी का राइट आ जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज नाउ अंडर टेनेंसी राइट। कौन सा राइट? टेनेंसी राइट। तो टेनेंसी राइट में टेनेंट को आप निकाल नहीं सकते, टेनेंसी राइट में आप टेनेंट को निकाल नहीं सकते। भाड़ा बढ़ाइए, करिए जो भी करिए, बट आप उसको निकालने का अधिकार नहीं है, उस प्रॉपर्टी में अगला का राइट हो जाता है अगर आपका एग्रीमेंट 1 साल से ज्यादा का होगा। इसीलिए लोग जिसको रेंट में दे रहे हैं टेनेंट को, उसको राइट नहीं देने के लिए 11 महीना का एग्रीमेंट करता है। एक एग्रीमेंट क्लोज हुआ, फिर से 11 महीना करता है, 12 महीना एक्सटेंड नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस राइट। वो राइट उसको ट्रांसफर नहीं देना है, वो राइट ट्रांसफर दे देंगे तो अल्टीमेटली मेरा बेनिफिशियल ओनर कौन हो जाएगा? वो टेनेंट हो जाएगा, फिर वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चला जाएगा। समझना है? ये रीजन होता है। तो लाइफ में बहुत सारा चीज ऐसा होता है ना जिसका इम्प्लीकेशन टैक्स की वजह से है। अपने को वो सारा चीज भी याद रखना है कि भाई क्यों रीजन है सर, कल को कोई बोला तो आप बोल दिए तो एक इंप्रेशन जम जाएगा भाई। क्या लिखा पढ़िए, और विद द रेस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ बाय वे ऑफ सेल एक्सचेंज लीज एग्रीमेंट दिस, यहां पर इसको पढ़ना है, स्ट्रेस को आपको। प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन ऑन लीज बाय द एसएससी। अगर लीज है तो अल्टीमेट राइट कौन एंजॉय कर रहा है? लीजर। लीज आपको पता है ना 12 साल से ज्यादा का होता है, 99 ईयर लीज होता है। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी लेती है, लीज में लेती है, रिमेंबर। और लीज कितना रहता है? 99 ईयर्स का रहता है। तो भैया 99 ईयर्स का लीज का मतलब अल्टीमेट एंजॉय कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। तो वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर अब कौन हो गया? कंपनी हो गया। कंपनी डील करेगा हाउस प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट डील नहीं करेगा। मतलब वो कंपनी अब उसको प्रॉपर्टी को लेट आउट करेगा तो टैक्सेबल अदर सोर्सेज में नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी में होगा, बिकॉज एक्चुअल ओनर कौन हो गया? डीम ओनर कौन हो गया? कंपनी हो गया। क्लियर है? दूसरा क्या लिखा, प्रॉपर्टी शुड बी मोर देन 12 ईयर्स होना चाहिए, एक्सटेंडेड पीरियड। तो लोग क्या करता है ना, 99 ईयर्स में 12 साल का करता है, फिर उसको एक्सटेंड करके 99 ईयर्स होता है। और एक्सक्लूडिंग लीज, इसको अंडरलाइन करिए, एक्सक्लूडिंग लीज क्या है? लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम में राइट ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए जितना भी एग्रीमेंट बनता है, लीव एंड लाइसेंस का बनता है, रेंटल एग्रीमेंट, तो वो लेस देन 1 ईयर होता है। क्लियर है?
नाउ अब मेरा प्रॉपर्टी फॉरेन में भी है तो भैया फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो फॉरेन का भी प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। इफ सिचुएटेड अब्रॉड देन द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। कैसे टैक्सेबल होगा? एज फॉलोज। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ऑलवेज टैक्सेबल, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ऑलवेज क्या होगा? टैक्सेबल। पढ़े अपने लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में, रिमेंबर सब कोई टैक्सेबल। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, पढ़े अपने लोग राइट, उसमें इनकम मस्ट बी रिसीव इन इंडिया। अगर इनकम इंडिया में रिसीव होगा तभी टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि अपने लोग पढ़े थे इनकम एक्रू या तो रिसीव इंडिया में होगा तब टैक्सेबल होता है। भैया प्रॉपर्टी तो बाहर पे, मान लो प्रॉपर्टी मेरा लंदन में है तो लंदन में प्रॉपर्टी है तो इनकम एक्रू कहां हो रहा है? लंदन में। अब रिसीव भी हम वहीं पे किए तो यहां टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा। वहां पर कोई बंदा को रख दिया, बहुत हिसाब है सर। वहां कोई बंदा होगा, बोला भैया इनकम आप इंडिया में रिसीव करिए, कोई रिलेटिव है वहां पर ट्रांसफर कर दिया, फिर वो मेरे को यहाँ इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। रेमिटेंस में तो टैक्सेबल नहीं है, वो मेरे को ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट दिखा दिया भैया रिलेटिव से गिफ्ट मिला, टैक्सेबल नहीं होगा। समझ रहे? लेकिन आप डायरेक्टली इंडिया में रिसीव कर लेंगे अकाउंट में, वो पैसा आपको इंडिया में रिसीव कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है सर? एक डिस्प्यूटेड ओनरशिप होता है, डिस्प्यूटेड ओनरशिप होता है। डिस्प्यूटेड समझ रहे हैं? भाई भाई का झगड़ा है, बाप का डेथ हो गया, दो भाई था, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई बड़ा है कब्जा कर लिया, छोटा भाई को भगा दिया। होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना सर। तो बड़ा भाई का अंडर में प्रॉपर्टी आ गया तो अब बड़ा भाई उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है और पैसा कमा रहा है और बोला टैक्स लो छोटा भाई से। छोटा भाई गाली देने का साथ साथ बद्दुआ भी देगा ऑब्वियसली। बोले क्या आदमी है, क्या आदमी है, प्रॉपर्टी छीन भी लिया है, रेंट में देके पैसा भी खा रहा है और टैक्स के लिए मेरे पास भिजा दिया। बात समझ में आ रहा है? तो डिस्प्यूटेड केस में क्या होगा सर? इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड ओनरशिप अ पर्सन हु इज इन रिसिप्ट ऑफ इनकम, जो इनकम रिसीव कर रहा है, जो इंजॉय कर रहा है पोजेशंस ऑफ प्रॉपर्टी, वो टैक्स देगा। सही बात है कि नहीं बात है? जो पैसा लेगा भैया टैक्स वही देगा। क्लियर है? तो ये सारा डिस्प्यूटेड ओनरशिप में। कंपोजिट रेंट में क्या होता है? कभी कभी आपको पता है रेंट अपने लोग जो देते हैं ना, उसमें सिर्फ रेंट नहीं रहता है, उसमें एसेट्स भी रहता है। क्या रहता है सर? एसेट्स भी रहता है। नहीं समझिए? अगर आप ओनरशिप फ्लैट में जाते हैं तो आपको रेंट का साथ साथ वहां का जो चार्जेस रहती है, मेंटेनेंस चार्जेस, लिफ्ट का चार्जेस, वाटर चार्जेस, वो सारा भी आपको पैसा देना पड़ता है कि नहीं? और वो कितना रुपया है वो आप बता नहीं सकते। अगर मान लीजिए टोटल रेंट 30,000 में से 20,000 रुपया आपका जगह का रेंट है, 6,000 रुपया मेंटेनेंस फीस है, 4,000 रुपया लिफ्ट का फीस है, तो भैया यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना टैक्सेबल होगा? 20,000 रुपये। कितना टैक्सेबल होगा? 20,000 रुपया। चीज क्लियर है? लेकिन अब आपको 30,000 रेंट बोल दिया लेकिन पता नहीं है कौन कितना खर्चा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसमें ये तमाम खर्चा भी इंक्लूड है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट। कौन सा रेंट? उसको नॉर्मल रेंट नहीं बोलते, कंपोजिट रेंट। तो कंपोजिट रेंट में टैक्सेबल क्या होता है? यहां पर लिख लीजिए इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यहां पर लिखिए टैक्सेबिलिटी जो होगी ना, यहां पर लिखिए टैक्सेबिलिटी जो मेरा होगा इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जितना इनकम है उससे एक्सपेंस को क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। ये मेरा कंपोजिट में जाएगा सर। ठीक है? और कंपोजिट जो हमारा रेंट है वो कंपोजिट रेंट अपने लोग कहां पे दिखाते हैं? ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। पढ़िए यहां पर क्या लिखा है? सच कंपोजिट रेंट इज टू बी सम रिसीव फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और अम्यूनिटीज वगैरह के लिए यूज करें, सर्विसेज के लिए, तो कहां जाएगा? बिजनेस और प्रोफेशन में या तो फिर अदर सोर्सेज में। अगर अब क्या लिखा है? इफ सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल, सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल, लिखा नहीं है कि भैया किस में जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं है, तब क्या करना है? देन दी होल अमाउंट वुड बी टैक्स एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और
अदर सोर्सेस। तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी में कंपोजिट इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। तो याद रखिएगा कंपोजिट इनकम में यहां पर लिख लीजिए टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। यहां पर लिखिए कंपोजिट इनकम में टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। कब? जब इनकम सेग्रीगेट नहीं है, जब इनकम अलग अलग आपको पता नहीं है। जब इनकम अलग अलग पता नहीं है तो टोटल इनकम कहां दिखाओगे? अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में दिखाने से फायदा है नुकसान है? नुकसान है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे तो उसका डिडक्शन है, उसका एग्जेम्पशन आपको मिलता है। अदर सोर्सेज में कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलता। समझ रहे हैं? तो यहाँ गवर्नमेंट खेला खेलता है सर। याद रखिएगा सबसे बड़ा सियाना कौन है? गवर्नमेंट। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इस चैप्टर में, तो प्रूफ ही प्रूफ है, बहुत ज्यादा प्रूफ है गवर्नमेंट स्मार्ट है। नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है सर को ओनरशिप का। को ओनरशिप पता है आपको? को ओनरशिप क्या है? भैया हम प्रॉपर्टी लिए अपने साथ, अपने वाइफ का नाम ऐड कर लिया, दोनों का नाम में प्रॉपर्टी ले लिया 50-50। रीजन है इसका, क्योंकि लोग को व्हाइट मनी चाहिए, पैसे चाहिए, राइट? लोगों को पैसे चाहिए, इनकम चाहिए, तो उनका इनकम नहीं है, उनको बैंक से उतना लोन नहीं मिल पाएगा। तो क्या करते हैं लोग, 3-4 लोग को मिला के, अपना रिलेटिव में मिला के एक लोन ले लेते हैं और मिला के ही वो ओनरशिप का प्रॉपर्टी बन जाता है। तो अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है उसमें मैं भी हूं और तीनों भाई लोग मिलके अपने लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, होता कि नहीं होता है सर? कंबाइंड फैमिली में होता है। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रॉपर्टी है सर, इसको 3 भाई के नाम में लिए, फादर है, बिग ब्रदर है, सेकेंड ब्रदर है, थर्ड ब्रदर है, 4 जन का नाम में, और चारों मेरा इक्वल पार्टनर है। कितना परसेंट हुआ? 25%, 25%, 25%, 25%। यहां से इनकम मिल रहा है सर 10,000 रुपए। कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ। तो ये जो इनकम मिल रहा है, इस इनकम में कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा है। तो मैं हूं, ये मैं हूं, तो मैं अपना हेड में हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कितना दिखाऊंगा? पूरा 10,000। सब 10,000 दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 10,000 इंटू 25%। मैं अपना हिस्सा दिखाऊंगा 2,500 पर मंथ करके। ये मेरे हेड में टैक्सेबल होगा। बाकी जितना परसेंटेज ऑफ ओनर है वो इसके मेरे हेड में टैक्सेबल होगा। ये कहां से मिलेगा? डेट से, परचेज डेट से। ओनरशिप डेट में जितना लोग का नाम है वहां परसेंटेज लिखा रहता है, ओनरशिप कितना है नहीं है, उस हिसाब से हमारा टैक्सेबल होगा। चीज समझ में आ रहा है? तो टैक्सेशन जो है ना काफी लॉजिकल बेसिस, जो लॉजिक के हिसाब है उसी हिसाब से लॉ में दिया है। इसको अपने लोग को ओनर से बोलते हैं। क्लियर हो गया सर? बिजनेस ऑफ लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आप भाड़े पे देने का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा है सर, पैसे बहुत सारा है, जब बड़ा कब्जा कर लिया, गुंडा है, 10 प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया, उसको भाड़े में खाली खटा रहा है और बस्ती में अड्डा मार रहा है। बहुत सारे लोग का काम है ना? तो भैया आपका ये बिजनेस है, आपका ये बिजनेस है। अगर बिजनेस रहेगा तो ये इनकम कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहां इनकम दिखाइए, वहां खर्चा दिखाइए, जो प्रॉफिट हो उस पर टैक्स दीजिए। क्लियर है? तो बिजनेस पर्पस के लिए रहेगा तो कहां जाएगा सर? ये मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या लिखा है? वेयर एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम ऑफ सच बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा सॉरी, लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी सर, भाड़े पे ही तो दे रहा है ना, सॉरी बिजनेस नहीं हो रहा है, भाड़े पे तो दे रहा है। मतलब मेरा 10 प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी हम भाड़े पे दे रहे हैं, तो मेरा भाड़ा खटाना ही मेरा क्या है? बिजनेस है। तो मेरा भाड़ा खटाना ही मेरे लिए क्या है? रेंटल इनकम है। मेरे लिए क्या है? रेंटल इनकम है। कहां पे टैक्सेबल करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में। जब अगर मान लीजिए ऐसा डीएलएफ हो गया, डीएलएफ हो गया, और भी जितनी जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह है, राइट, इन लोग क्या करती है? इन लोग क्या करती है सर? प्रॉपर्टी खरीदती है, उसको बेचती है, और जो प्रॉपर्टी खरीद के बेच दिया तो सेल हो गया, उसके ऊपर में बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल करेगा। और जो प्रॉपर्टी बिक्री नहीं हो रहा उसको भाड़े पे लगा दिया तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या है सर? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हो गया? बिजनेस पर्पस। कौन सा पर्पस? प्रॉपर्टी हेल्ड कौन सा पर्पस के लिए कर रहे हैं? बिजनेस पर्पस। मतलब प्रॉपर्टी को खरीद रहे, बेच रहे हैं। मेरे एक प्रॉपर्टी था, उसमें हम रहते थे, बाद में हम कंस्ट्रक्शन लाइन में उतर गए। कौन सा लाइन?
कंस्ट्रक्शन लाइन में प्रॉपर्टी मैंने बना रहा हूं और प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, प्रॉपर्टी बना रहा हूं, प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, वो तो मेरा बिजनेस में जाएगा। लेकिन मेरा जो ओन प्रॉपर्टी था जिसमें मैं रहा करता था, उसको भी हम बेच दिए या उसको हम कन्वर्ट कर दिए एज अपना बिजनेस का प्रॉपर्टी में। बात समझ में आ रहा है? तो इसको अपने लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। जैसा जितना भी कलीम डीम हो गया, कलीम ग्रुप हो गया, ठीक है, और जितने भी आपने नाम सुना बिल्डर लोग के लिए, इन लोग के लिए प्रॉपर्टी क्या है? एसेट्स है। इन लोगों के लिए प्रॉपर्टी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। हमारे लिए वो प्रॉपर्टी क्या है? एसेट्स है। जैसे कि मार्केट से आप जाते हैं ना, तो आप बुक खरीदते हैं, राइट? तो बुक जो खरीदते हैं ये आपके लिए एसेट्स है, लेकिन जो बुक सेलर है उसके लिए क्या है? वो स्टॉक इन ट्रेड है। उस तरह से प्रॉपर्टी हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है, जो डेवलपर है ना, उन लोग के लिए वो प्रॉपर्टी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। तो उन लोग का परचेज सेल कहां जाता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस में जाएगा, यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? इसमें से कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी भी है सर। एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी पढ़िए, कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी पढ़ना है, जो आपको याद रखना है क्या क्या एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले पे आइए, क्या लिखा? एनी वन पैलेस और पार्ट देयर ऑफ एंड ऑफ एन एक्स रूलर, पढ़े थे अपने लोग इनकम एग्जेम्प्टेड में भी। एंड द सेम इज नॉट लेट आउट। नवाब है, नवाब, दिल्ली का नवाब है, 4-5 महल था उसका, समझिए। आप डेमोक्रेटिक में आ गए, अपने लोग डेमोक्रेसी में आ गए, तो रूलरशिप क्या हो गया? डेमोक्रेसी मतलब समझे ना, सब राजा लोग को प्रजा बना देने का धंधा। तो सबको प्रजा बना दिया भाई साहब, अब कोई राजा नहीं है, लेकिन राजा लोग को एक दे दिया। देखिए आपका 4 है पैलेस, 4 है। अब 4 में तो 4 को नहीं रखिएगा, आप तो एक ही जगह रखेंगे। तो जो जगह पे आप रह रहे हैं, जिस जगह में आपका पैलेस है भैया, उसको हम एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट यू सैक्रिफाइस योर राजा दी एंड कम टू डेमोक्रेटिक। तो इसलिए हमें एक पैलेस को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी जितना पैलेस है सब टैक्सेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड नहीं हो। और जो प्रॉपर्टी आप रह रहे राजा जी, उसमें रहिएगा, भाड़ा पे मत दीजिए। भाड़ा पे जिस दिन देंगे हम टैक्सेबल चार्ज करेंगे। राजा जी बोला हाँ ठीक। नेक्स्ट में ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी बोले तो भाई केएमसी, ट्रेड यूनियन, इन लोग का जो अंडर में हाउस प्रॉपर्टी रहता है, जो भी हाउस रहता है वो हमारा एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट में हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, गेम एसोसिएशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टी। ये तो भाई साहब किस लिए डाला हमको समझ में नहीं आया, और हम किसी से पूछ भी नहीं सकते, और इसका बारे में कोई सवाल या कोई जवाब भी नहीं होगा। सबसे बड़ा बात तो ये समझ रहे हैं? मतलब ये है, बेनिफिट है। क्यों है? कुछ नहीं बोल भैया, बोलना क्या है? क्यों बोलना है भाई साहब? एक जान एक जिंदगी, आराम से रहना, आराम से जाना है। क्या बोल के क्या कर लेंगे? बहुत कोई तो बोल ही रहा है, क्या कर लिया वो लोग, है ना? इतना कोई तो बेटा बोल ही रहा है, पेट्रोल का लेके, इसका लेके, कुछ हुआ? जो चाह रहा है वो हो रहा है, होने दो। नेक्स्ट आएंगे हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। कौन सा पर्पस? इसमें मंदिर मस्जिद वगैरह जितना भी है रिलीजियस पर्पस के लिए, वहां आ गया। नेक्स्ट में हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ये भी हमारा एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं आता। क्लियर हो गया? नाउ ये हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक क्लियर हो गया सर, कोई प्रॉब्लम है? हमें हमें इसका फॉर्मेट समझना है सर। इसका फॉर्मेट क्या है? ये इसका फॉर्मेट है, देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सर ये फॉर्मेट है। हम भी थक गए भाई, आज मेरे को रोजा लगा है, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ आज लगा है। आज तीनों क्लास मतलब नए से थे, अभी हम तो यही थे, मेरा क्या गर्मी है, लेकिन भाई आज लगा हुआ है। पता नहीं हम इतना भूख गए कैसे, बहुत ज्यादा हम बोल दिए। मेरे को इतना बोलना भी नहीं चाहिए था। इससे पहले 2 बैच था, मैंने 2 बैच पढ़ा दिए, मेरे को लगा कि आप लोगों को छुट्टी दे देंगे, लेकिन आप लोगों का सुंदर सा मुंह देखा, रूखा रूखा चेहरा देखा, फिर गर्मी में समझ में आया कि आप लोग इतना दूर से आए, पढ़ाए, हम बोल देंगे नहीं लेंगे तो चलो का रोजा मकरू होगा।
हम बोला क्या है, गुना चढ़ाने का काम है भाई साहब। सही बात बोला कि नहीं बोला? साला बोल हमको पता है, पढ़िए देखिए स्टडी सही खेला नहीं। पढ़िए देखिए सर, कंप्यूटेशंस ऑफ जीएवी, ये हाउस प्रॉपर्टी का आपको देख कर आना है कि सर हाउस प्रॉपर्टी का फंडा कैसा है। जीएवी निकालना है, यही हमारा मेन पार्ट है सर। जीएवी, जीएवी का स्टैंड मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, ये सारा पूरा ड्रामा अपने लोग पढ़ेंगे, आप यहां से आओ। यही हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इतू सा छोटा सा। तो आपको जीएवी निकालना है सर। उसके बाद इससे लेस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जितना म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट हुआ है वो आप क्या कर दोगे सर, लेस कर दोगे, ठीक है। किससे लेस करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। ये लेस करके जो आता है, ये जो सी नंबर आप देख रहे हो ना, ये नेट एनुअल वैल्यू, क्या है सर, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू से अपने लोग लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का, ठीक है। इसमें केवल दो डिडक्शन है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां पर लिखो स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां पर लिखो स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर, जो कि 30% फ्लैट है नेट एनुअल वैल्यू का। मतलब ये सी का, यहां 1 लाख रुपया है तो यहाँ 30,000 रुपया लेस हो जाता है। ये क्यों है, क्यों लेस कर रहे हैं, क्या रीजन है, बताएंगे, रीजन बताएंगे आपको। देखिए मेरा काम टैक्स पढ़ाना नहीं है, टैक्स को मजा लेके बताना और रीजन बताना कि रीजन क्या है, क्योंकि रीजन अगर समझ में आ जाएगा ना तो अल्टीमेट आपको याद रहेगा। और खाली ऐसे पढ़ा दिए, हवा में पढ़ा दिए, कर दिए, काम नहीं आएगा वो। नेक्स्ट में क्या लिखा सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में लिखे इंटरेस्ट ऑन लोन, इससे लेस क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो चीज लेस करके ये जो आता है अमाउंट जी जो आया, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। पूरा चैप्टर का सिलेबस 70% जीएवी पे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना ही मेन है, उसको ही सीखना है, क्लियर है। अपने को क्या निकालना है, ग्रॉस एनुअल, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, फॉर्मेट में, फॉर्मेट में समझ में आ रहा है सर। ऑनलाइन वाले रिप्लाई दीजिए, कुछ सो गए क्या आप लोग, लग तो रहा है सो गए लोग, नहीं वीडियो कॉल का फीचर नहीं। तो सर यहां जेवी निकालना अपने को। नाउ जेवी में पढ़िए, कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जेवी है, राइट। जेवी निकालने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है हाउ द प्रॉपर्टी इज यूज। जेवी डिपेंड करता है हाउ द प्रॉपर्टी इज यूज, प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रहा है। तो प्रॉपर्टी 4 तरह से यूज कर सकते हैं आप। बिजनेस एंड प्रोफेशन तो हटा दिए, वो तो आएगा नहीं, जो आने वाला है उसमें 4 तरह से यूज होता है। एक तो हो गया लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, साल भर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे दिए, तो रेंट कितना महीना आया, साल भर आया, क्या आया, साल भर आया, एक भी महीना खाली नहीं रहा, पहला कंडीशन। दूसरा पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट, वेकेंट का मतलब क्या होता है, खाली, वेकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। भैया आप रेंट में दिए, अब वो अगला छोड़ के जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपका प्रॉपर्टी मन्नत है, आपका प्रॉपर्टी तुम्हें स्टैंडर्ड जगह में रखा हुआ है, सब रेंट में लेके पगला है कि जैसे जाएगा वैसे आपका रेंट मिल जाएगा, एकदम क्रेज है आपका प्रॉपर्टी का, ऐसा थोड़ी ना भाई साहब। तो एक जन जाएगा, दूसरा जन का रेंट पे मिलने के लिए क्या होगा, टाइम लगेगा, राइट। वो जो टाइम लगता है, गैप लगता है, क्या उस पीरियड में आपको रेंट मिला, उसको बोला जाता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, दैट्स कॉल्ड वेकेंट पीरियड। कौन सा पीरियड, वेकेंट पीरियड, क्लियर है। तो या तो अगर मेरा ऐसा वेकेंट वाला मामला है तो जेवी क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट, ठीक है। नेक्स्ट में सर पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब भाड़े पे दिए हुए थे, अब इसी साल में, इसी प्रीवियस ईयर में कुछ काम आ गया, या मान लीजिए कि कोई मेरा रिलेटिव आ रहा है ना, जिसको रहने का जगह चाहिए, तो जिसको मैंने रेंट पे दिया था, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ये जगह अपने लिए चाहिए, मैं ये जगह रहूंगा,
सोऊंगा, कुछ भी करूंगा, रेंट से हटा के वो जगह मैं खुद रह रहा हूं, खुद वहां पे एंजॉय कर रहा हूं। ये क्या हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड। तो एक ही साल में पार्टली लेट आउट भी है और पार्टली क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड भी। तो जी भी क्या होगा सर? चेंज होगा। और फोर्थ में क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर। साल भर उस प्रॉपर्टी में हम ही रहा है, हम रहे तो ठीक है सर। कितना प्रॉपर्टी में रहे हैं आप? एक प्रॉपर्टी में। तो एक प्रॉपर्टी में अगर आप साल भर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, उसमें टैक्सेबल नहीं है। नेट एनुअल वैल्यू नील माना जाता है। गवर्नमेंट पिछला साल से, पिछला का पिछला मतलब 2 ईयर से दो प्रॉपर्टी कर दिया। कितना प्रॉपर्टी कर दिया? एक आप प्रॉपर्टी रहते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी में भी आपने खरीदा है लेकिन उसको रेंट पे नहीं दिया, आप ही रहते हैं। समझ रहे हैं? एक होता है ना कि इंसान के पास पैसा बहुत है, बेटा प्रॉपर्टी खरीद लिया, भाड़ा पे नहीं दे रहा है, भाड़ा पे नहीं दे रहा है, वो उसको खुद ही रहना है। 4 प्रॉपर्टी है, चार्ट तो रखा है, 6-6 घंटा। गलत बात बोला। इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, मिडिल ईस्ट में। दुबई उबई में जाइएगा तो हो सकता है, यहाँ पॉसिबल नहीं है सर। दिमाग खराब है क्या? सब कोई कपिल नहीं है। नहीं देखा मूवी उसका? टिंटिंडो एंटिक मूवी था। कपिल का एक मूवी था भाई साहब। बेटा 3 फ्लोर में सेम जगह, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ऑफिस के लिए अगला बाहर निकला था, तीनों एक साथ निकल के हाई कर रही है, वो भी हाई किया एक को, और उन लोगों को फील किया कि तीनों को किया। अलग लेवल का दिमाग है। तो वो अलग लेवल का दिमाग था सर। तो यहां पर पॉइंट ये कि दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, उससे ज्यादा अगर आप प्रॉपर्टी रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत स्मार्ट समझता है, भले आप स्मार्ट हो या नहीं हो। बात समझ रहे हैं? वो समझता है कि भाई साहब आप रेंट में खटा रहे हैं और मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? बाकी जितना प्रॉपर्टी है उसको डीम टू बी लेट आउट मानेगा। क्या मानेगा? डीम टू बी लेट आउट। मान लेंगे कि लेट आउट में है, तुम रेंट नहीं भी लिए हैं लेकिन मान लेंगे कि ये लेट आउट में है, तुमको ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। क्लियर है सर? और ये सब तानाशाही का नाम लेके बीजेपी मत सोचिएगा सर, ये पहले से है। हर चीज का जिम्मेदार बीजेपी गवर्नमेंट को मत बनाइए, कुछ कुछ कांग्रेस का भी देन है। कहाँ है आप? क्लियर है सर? तो अपने लोग यहीं तक रखते हैं सर। इसको पढ़कर आइएगा, फॉर्मेट देखकर आइएगा, और ये वाला पार्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मेरे को लगता है और एनर्जी नहीं है मेरे पे। ठीक है सर, यहीं तक रखते हैं सर हमारा क्लास आज का। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? ऑनलाइन वाले सर, अल्फिया जी बोलिए। क्या हुआ? क्या फीस देगा पहले?